हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं। खालिद जमील ने अपकमिंग बांग्लादेश के अगेंस्ट एएफसी क्वालिफायर मैच के लिए इंडिया की 23 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस कर दी है एंड वहां पे उन्होंने कुछ शॉकिंग डिसीजन लिए हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले तो अगर आप स्कोर देखेंगे तो उसमें आपको सुनील छेत्री का नाम नहीं दिखेगा। ये मैं शॉकिंग नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आपकी जो नेशनल टीम है उसके लिए नेक्स्ट 1.5 और 2 ईयर्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैच नहीं है। उसके बाद ही आपका न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान के साथ अभी चल रहे हो तो उसमें भाई सुनील छेत्री वैसे भी आपके होंगे नहीं, सीइंग हिज एज एंड एवरीथिंग। तो मे बी सुनील छेत्री ने ही खालिद जमील को बोला हो कि भाई अब आगे मेरे को कंसिडर मत कीजिए। सो पॉसिबिलिटी ये है कि भाई बहुत जल्द सुनील छेत्री का रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो वो डिसीजन समझ में आता है। दूसरा, आपको स्क्वाड में कोई भी मोहन बगान का प्लेयर नहीं देखने को मिलेगा। दैट्स बिकॉज मोहन बगान के मैनेजमेंट ने आउटसाइड फीफा विंडो प्लेयरों को रिलीज करने से मना कर दिया, क्योंकि एएफएफ ने जो प्लेयरों को रिपोर्ट करने को बोला है वो आज 6 नवंबर को बोला है, जबकि आपकी ऑफिशियल फीफा विंडो स्टार्ट हो रही है 10 नवंबर को। एंड मोहन बगान का ये रीज़न है कि भाई जब आप यहाँ पे इनसाइड दी फीफा विंडो कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो उसका जो कंपनसेशन होता है, उसकी सैलरी और एवरीथिंग, वो यहाँ पे फीफा पे करता है। लेकिन आउटसाइड फीफा विंडो अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका जो सारा खर्चा है वो फिर क्लब या फिर फेडरेशन को उठाना पड़ता है। बट यहाँ पे एएफएफ ने भी उस कंपनसेशन या फिर उस चीज़ को पे करने से मनाही किया है ऑब्वियसली। तो एट दी मोमेंट मोहन बगान ने ये सारी चीज़ प्लेयरों के ऊपर छोड़ दी है कि भाई अगर आपको अर्ली कैंप ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इंजरी हुआ तो उसका भी कॉस्ट फिर आपको बियर करना पड़ेगा, फिर वो क्लब नहीं उठाएगा। ये उन्होंने रीज़न दिया है। एएफएफ ने अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये बोला है कि मोहन बगान के प्लेयर आफ्टर सम डेज ज्वाइन करेंगे, यानी कि आपका 10 नवंबर को फीफा विंडो स्टार्ट हो रहा है। सो मे बी 8 इज़ दी एज पर द फीफा रूल इज़ दी ऑफिशियल डेट की जहाँ से आपके प्लेयर यहाँ पे अलाउ होने चाहिए। तो मे बी 8 या 9 को मोहन बगान के प्लेयर ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए आपको ना तो अपुया दिखेगा, ना सोहेल भट्ट दिखेगा, ना अभिषेक सिंह थेकचाम दिखेगा, या फिर बाकी कोई दीपक टांगरी, जो भी आप बोल लीजिए, लिस्टन कोलासो, मनवीर, इनमें से कितने प्लेयरों को खालिद जमील ने कॉल अप आगे देने वाले हैं वी डोंट नो एट द मोमेंट। आप यही मान के चलिए कि भाई ये 23 प्लेयर है इनमें से, एंड आगे आई थिंक मे बी 2-3 इनमें से कोई प्लेयर पिक हो सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप कुछ नए एंट्रेंट की बात करें तो उसमें भाई विकास युमनाम को कॉल अप दिया गया है, डिजर्विंग कॉल अप। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने अंडर 23 के लिए एज अ लीडर एंड एज अ सेंटर बैक परफॉर्मेंस दी है, डिजर्विंग का यहाँ पे प्लेयर टू कॉल अप। परमवीर को भी कंटिन्यू किया गया है, सो दैट्स गुड टू सी। उसके अलावा आपके पास अनवर अली, संदेश सिंगन, राहुल बेके तो है ही है, वालपुया भी कंटिन्यू किए हैं, मोहम्मद उवैस भी कंटिन्यू किए हैं, लेकिन आकाश मिश्रा की यहाँ पे ऐसे लेफ्ट बैक वापसी हो चुकी है। सो वो देख के अच्छा लगा। फिर गोलकीपर्स में भाई साहिल पुनिया जो आपके अंडर 23 के गोलकीपर है, प्रोमिसिंग गोलकीपर है, उनको मौका मिला है, अच्छी बात है। बट आई थिंक गुरमीत सिंह को आप कंटिन्यू कर सकते थे मेरे हिसाब से। अमरिंदर सिंह को ड्रॉप किया, वो आई थिंक परफेक्ट डिसीजन है। आई थिंक पहली बार अमरिंदर सिंह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नेशनल टीम की स्कोर से ड्रॉप हुए हैं, सो वो सही है। ऋतिक तिवारी, गुरप्रीत सिंह संधू एंड साहिल पुनिया, दिस 3 विल बी दी गोलकीपर्स। वैसे अगर आप एक एंगल से देखें तो भाई साहिल पुनिया को भी थोड़ा सा सीनियर टीम का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उस एंगल से सही बात है। मिडफील्ड में भाई फनाई को आई थिंक पहली बार कॉल अप आ रहा है, सो दैट्स गुड टू सी। लुइस मैकार्टर निक्सन की अगेन वापसी हो चुकी है। सिंगापुर वाले मैचेस में एक मैच में उसको खिलाया, एक में ड्रॉप कर दिया, एंड नाउ अगेन उसको भाई कॉल अप दिया जा रहा है। तो भाई खालिद जमील भी कंफ्यूज है कि भाई लुइस मैकार्टर निक्सन के साथ क्या किया जाए टू बी ऑनेस्ट। फिर आसिफ कुरुनियान भी आ चुके हैं टीम में, दैट्स ऑल्सो गुड। नोरेम महेश सिंह है आपके। फिर फ्रंट लाइन में अगर आप देखें तो मोहम्मद सनन को कॉल अप दिया गया है, सो उन्होंने भी अंडर 23 के लिए रिसेंटली अच्छा किया है। देन आपके चांगते, विक्रम प्रताप सिंह, वो सब तो है ही है, रहीम अली भी है, इरफान एडवर्ड भी आ चुके हैं। सो अगेन इरफान एडवर्ड को और ज़्यादा मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। सो ओवरऑल अगर आप स्कोर देखेंगे तो कुछ यंगस्टर को उन्होंने कॉल अप दिया है, अच्छी बात है। एंड बाकी जैसे मैंने बताया कि भाई मोहन बगान के कितने प्लेयर आफ्टर सम डेज गेम ज्वाइन करते हैं वो भी देखना रहेगा। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस कोर्ट से खुश हो सकते हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली भाई लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे ना तो कोच ने उसके बारे में कुछ बोला है, ना एएफएफ ने अभी तक एक्सप्लेनेशन या फिर रोड मैप बताया है कि भाई अब क्योंकि आपके नेक्स्ट 2 सालों के लिए कुछ खेलने को नहीं है, तो भाई किस एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप स्कोर को रिबिल्ड करेंगे और कौन कौन से ऐसे प्लेयर आपको ये देख के चलना है कि भाई मान जी की 2027 में आपका फिर अब जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और वो सब स्टार्ट होना है, तो उस टाइम तक कौन से प्लेयरों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई
ये हमारी सीनियर टीम में होने चाहिए, और कौन से प्लेयर उस टाइम पे ऐसी एज पे होंगे कि जो भाई आगे में भी आपके लिए उतने यूजफुल ना हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अभी से टीम बिल्ड करना स्टार्ट करोगे और उनको मौका देना स्टार्ट करोगे, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वालिफायर्स की साइकिल है उसमें कुछ अच्छा करेंगे। अदरवाइज इसी तरह से चलता रहेगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है अबाउट दिस स्कोर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड अब बात करते हैं कल खेले गए भाई अल नसर वर्सेस एफसी गोवा मैच के बारे में, जहाँ पे आई नो फैंस विल से एफसी गोवा ने अच्छी फाइट पुटअप की, ये किया वो किया, बट ऑनेस्टली बताओ भाई अल नसर ने रूथलेसली भाई हमें हमारी औकात दिखा दी। ये रियलिटी है। अगर आप यहाँ पे एज अ फैन के पर्सपेक्टिव से उस एक क्या बोलते हैं कि सिंपैथी के साथ देखोगे तो आप बोलोगे कि गोवा ने फाइट पुटअप करनी, बट फाइट पुटअप करना क्या होता है भाई? गोवा वेर नो वेर इन द गेम। अगर आप न्यूट्रली इस गेम को एनालाइज करोगे, गोवा ने एक भी क्लियर कट चांस नहीं बनाया इस मैच में, एक भी। और सामने भाई अल नसर ने विथ देयर सेकंड स्ट्रिंज टीम, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टीम नहीं खेल रही थी उनकी, उनके जो वो यूरोपियन सुपरस्टार थे वो कोई नहीं थे, रोनाल्डो तो नहीं था, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे बाकी जो प्लेयर्स थे वो भी, यहाँ पे जाओ फिलिक्स वो लास्ट में आया एंड वो आके गोल मार के चला गया। बाकी 70-80 मिनट तक भाई उनकी सेकंड स्ट्रिंज टीम ही खेल रही थी, और वो ऐसे खेल रही थी जैसे कोई यहाँ पे क्या बोलते कि एक अलग लेवल की टीम है। एंड इधर भाई ये 5 फॉरेनर्स के साथ खेल रहे थे, उसके बावजूद भी यू आर नॉट ग्रेट। एंड ये इंडियन क्लबों की, इंडियन प्लेयरों को की यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी है उसको दिखाता है। क्योंकि अगर आप, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोप में भी आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल दिखेंगे कि जहाँ पे जो छोटे क्लब है वो बड़े क्लबों को यूसीएल में और उन सब में हरा देते हैं, बट एशिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए और इसी मैच वीक का एग्जाम्पल ले लीजिए। तुर्कमेनिस्तान के जो दोनों क्लब है अरकादाग एंड अहल, उन्होंने भाई ईरानियन एंड कतारी क्लब के सामने ड्रॉ निकाला, एंड ऑलमोस्ट भाई अहल ने तो सेपान को हरा दिया था, जिससे मोहन बगान भाग रहा था क्लब से, उसको अहल एफके ने ऑलमोस्ट हरा दिया था। वो लास्ट मिनट पे अगर गोल कंसीड ना करते तो ये मैच ड्रॉ नहीं होता है, जीत जाते अहल एफके। सोचिए, ये हालत है भाई। अदर कंट्रीज क्लब पुटिंग अप ए नॉट ओनली फाइट, प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट, एंड हम साला यहाँ पे इसी में खुश हो रहे कि भाई हाँ फाइट दिखा दी। अरे भाई आपके आईएसएल क्लबों का जो बजट है और जितना पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना कम बजट में कैम्बोडियन, तुर्कमेनिस्तानी क्लब यहाँ पे एएफसी कंपटीशन में अच्छा कर रहे हैं। ये बात को देखना चाहिए भाई, सिर्फ फाइट पुटअप कर देना मैच नहीं है। और क्या फाइट भाई, जैसे मैंने बताया कि अगर आप न्यूट्रली इस मैच को एनालाइज करोगे, कोई फाइट ही नहीं है भाई, कोई फाइट ही नहीं है। सो ये है हमारी रियलिटी, ये है हमारी रियलिटी, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एंड दैट इज़ द इंडियन फुटबॉल्स क्वालिटी। टू बी ऑनेस्ट, आप चाहे कितना भी उसको यू कैन से कि एक बड़ा करके हाइप अप करके बताने की कोशिश करो, ऐसे यंगस्टर ऐसे वैसे, इंटरनेशनल लेवल पे एंड एएफसी लेवल पे जब वो खेलते हैं औकात दिख जाती है। ये रियलिटी है। अब आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो ये आपके ऊपर है। हम जो इंडियन फुटबॉल फैंस है वो अपने ही एक बनाए हुए लाला लैंड में रहते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई ये है पोटेंशियल, ये सब कुछ है, बट क्वालिटी वाइज वी वेर नॉट अप टू द मार्क। ये रियलिटी है। आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या थॉट्स है बता देना कमेंट्स में। थर्ड बात करते हैं अब सुपर कप के बारे में। तो भाई सुपर कप में पंजाब एफसी ने भाई विद देयर यंग गन्स बेंगलुरु एफसी की भाई टीम को हरा के यहाँ पे सेमीफाइनल में पहली बार एंट्री मार ली है, एंड एक धमाकेदार तरीके से पेनल्टी शूटआउट में विन करके भाई उन्होंने एंट्री मारी है। सो दैट्स दी ग्रेट थिंग फ्रॉम पंजाब एफसी यंग गन्स। एंड जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट दी 90 मिनट बेंगलुरु एफसी के सामने फाइट पुटअप की, इट वॉज इनक्रेडिबल। एंड अभी तक टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी गोल कंसीडर नहीं किया है। बेंगलुरु एफसी के लिए जो चीज़ कोस्ट कर गई वो सेकंड हाफ में जो सुनील छेत्री ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला जो चांस मिस किया, दैट वाज द मैच की जहाँ पे उन्होंने इस मैच को स्लिप अप कर दिया। एंड रिसेंट टाइम्स में बेंगलुरु एफसी का पेनल्टी शूटआउट में भाई रिकॉर्ड कितना कोई अच्छा है नहीं। पिछले 5 सालों में एक भी पेनल्टी शूटआउट वो जीते नहीं है। लास्ट ईयर भी इंटरकाशी से हार गए थे, इस बार भी यहाँ पे पंजाब एफसी से हार गए। सो जैसे उनके ओनर है पार्थ जिंदाल, उन्होंने भाई आफ्टर द मैच बोला कि भाई हमें अपने आप को ही ब्लेम करना पड़ेगा, बाकी और कोई यहाँ पे यू कैन से कि इसके लिए ब्लेमेबल नहीं है। एंड उन्होंने एक चीज़ और बोला कि भाई अब आगे लेट होप सो जल्द से जल्द आईएसएल स्टार्ट हो, बिकॉज नो वन नोस कि कब स्टार्ट हो रहा है। सो देखिए, आप ओनर्स को भी पता नहीं है कि भाई कब आईएसएल स्टार्ट होने वाला है। सो दैट इज़ द सिनेरियो, बट हार्ड लक टू बीएफसी। अगर बीएफसी जाता यहाँ पे सेमीफाइनल में तो या मे भी अच्छा होता, बट पंजाब एफसी विद देयर यंग गन्स गया है एंड वो भी डिजर्विंग ही है जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे यंग स्क्वाड के साथ यहाँ पे फाइट पुटअप की है। सो
इट्स ग्रेट टू एंड नाउ दे आर गोना फेस आई थिंक ईस्ट बंगाल इन दी सेमीफाइनल। तो मज़ा आएगा। ईस्ट बंगाल वर्सेस पंजाब एफसी का जो मैचअप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस मैच? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद भाई आज के सुपर कप के ग्रुप डी के मैच की बात करते हैं कि जो यहाँ पे लास्ट ग्रुप है कि जहाँ से अभी सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड होना बाकी है। तो उसमें भाई सीधा टक्कर है केरला ब्लास्टर वर्सेस मुंबई सिटी एफसी के बीच में। दोनों में से जो जीतेगा उसके चांसेस ज़्यादा है। उसी के साथ राजस्थान भी अभी भी कंपटीशन में बना हुआ है, बट उसके लिए उनको एससी दिल्ली को एक बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, मोर देन आई थिंक 4 गोल मार्जिन। सो वो एक डिफिकल्ट टास्क है। बट इधर केरला ब्लास्टर वर्सेस मुंबई सिटी का भाई इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। केरला ब्लास्टर आर फेवरेट्स, उनके लिए सिर्फ ड्रॉ भी गुड इनफ हो जाएगा। लेकिन मुंबई सिटी का भाई अगर आप देखेंगे पहले मैच में अच्छा किया, सेकंड मैच में राजस्थान के सामने एकदम से भाई यहाँ पे डिप आ गया उनकी परफॉर्मेंस में। तो वी डोंट नो कि भाई इस मैच में केरला ब्लास्टर के सामने कैसे वो टर्न अप हो गए। ऑन दी अदर साइड केरला ब्लास्टर का फर्स्ट मैच में थोड़ा सा लेथार्जिक परफॉर्मेंस था, लेकिन सेकंड मैच में दे लुक मोर शार्प एंड नाउ इन दिस थर्ड मैच लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म। सो ऑब्वियसली केरला ब्लास्टर हैज़ दैट एज, बट मुंबई सिटी कैन सरप्राइज ऑल्सो। सो लेट्स सी ग्रुप डी से अब कौन सी टीम यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होती है। लास्ट में बात करते हैं एआईएफएफ के कारनामों के बारे में। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सब जूनियर चैंपियनशिप में दिल्ली के 2 प्लेयर एज फ्रॉड थे, बट उसके बावजूद भी उनको सेमीफाइनल में पंजाब के लिए अगेंस्ट अलाउ किया गया। एंड उसके प्रोटेस्ट में जो एआईएफएफ की कंपटीशन कमेटी के चेयरपर्सन है विजय बाली, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो अब एआईएफएफ ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कल एक अर्जेंट एआईएफएफ की एक्सको मीटिंग बुलाई। एंड वहाँ पे उन्होंने इन दोनों प्लेयरों को उनकी TW3 टेस्ट के साथ अप्रूव कर दिया। ये है भाई एआईएफएफ का अर्जेंसी टू सोल्व दिस मैटर। इस तरह के मैटर में भाई वो इतनी अर्जेंसी दिखाते हैं, जबकि जो आपके रियल इंडियन फुटबॉल के बड़े इश्यूज है उनमें तो कभी उन्होंने इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाई। दूसरा कि ये जो चीज़ उन्होंने किया है ये उनके खुद के जो कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका वायलेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी एआईएफएफ इन्होंने प्रीवियसली भी जब भी इस तरह का TW3 टेस्ट का रिक्वेस्ट बाकी स्टेट अफेयर्स ने अपने प्लेयरों के लिए किया था तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। तो फिर इन 2 प्लेयर के लिए आपने क्यों अलाउ किया? ये खुद ही यहाँ पे ऐसा एक यहाँ पे एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि जिससे आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा भी स्टेट अपने लिए यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू इस तरह के प्लेयरों को जो कि एक्चुअल में एज फ्रॉड है और उनको TW3 टेस्ट करा के आप घुसाने की कोशिश कर रहे हो। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आपने प्रीवियसली किसी को अलाउ नहीं किया, तो इन दोनों को क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? बिकॉज ये दोनों जो प्लेयर थे ये एक प्रिविलेज फैमिली यानी कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं एंड उसके चलते इनको अलाउ किया गया। ये है आपकी एआईएफएफ कल्याण चौबे की रिजीम। सोचिए आप। एंड आगे इन लोगों का प्लान है कि TW3 टेस्ट, क्योंकि इंडिया में 2 ही यहाँ पे एजेंसी या फिर कंपनी है जो करती है, तो एंड उसमें इस तरह के इशू आ रहे, तो ये लोग आगे सोच रहे हैं कि भाई TW3 टेस्ट को इस तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ही चलाए, इस तरह से मैंडेटरी ना करें। ये है इनका एज फ्रॉड के अगेंस्ट पे एक्शन। ये खुद से ही एआईएफएफ बोल रहा है कि आप एज फ्रॉड करो और हम उसको भाई यहाँ पे रूल्स को तोड़ मड़ोड़ के ऐसे यहाँ पे कर रख देंगे कि आपको अलाउ कर दिया जाए भाई। सो क्या बोले भाई, क्या बोले। दिस इज़ दी एएफएफ एंड हाउ दिस कल्याण चौबे रिजिम इज़ वर्किंग। ये लोग मतलब इंडियन फुटबॉल को पूरा इन्होंने वैसे तो ख़त्म ही कर दिया है, बट इन्होंने बोला कि और ज़्यादा भाई हम इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भाई ख़त्म करके जाएंगे, और जाएंगे नहीं जाएंगे वो भी पता नहीं भाई। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। आप क्या सोचते हो बता देना कमेंट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।